नमस्कार दोस्तों, भारत हर्ट्समैन में आपका स्वागत है। हम अपने इस साप्ताहिक अंक में आज बात कर रहे हैं एक ऐसे कानून की जिसकी बहुत आवश्यकता थी। यानी वो वनवासी समुदाय हों या मैं कहूँ आदिवासी समुदाय हों जो जंगलों के आसपास रहते हैं, हम उनके अधिकारों के लिए वो कौन सा कानून है। तो इस कानून को हम कहते हैं वन अधिकार अधिनियम, अंग्रेजी में इसे कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। साथियों, वन अधिकार अधिनियम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर त्रिशांत सिमलई। हम आपसे जानते हैं कि वन अधिकार अधिनियम की बातचीत कहाँ से शुरू हुई। चलिए डॉक्टर साहब से सुनते हैं कि ये अधिनियम कैसे प्रारूप में आया। वन अधिकार अधिनियम, जिसे इंग्लिश में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बोला जाता है, ऑफिशियली इसका नाम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नहीं है। इसका ऑफिशियली नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि फॉरेस्ट राइट्स जो इन समुदायों के पहले थे, हिस्टोरिकली थे, उनका रिकॉग्निशन के लिए ये एक्ट लाया गया। अभी इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये एक्ट पार्लियामेंट में, लोकसभा में 2005 में इसे पहले प्रेजेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तब के ट्राइबल मिनिस्टर ने, आई थिंक पीक इंडिया ट्राइबल मिनिस्टर थे वो टाइम के, तो उन्होंने टेबल किया था, इसे कानून को प्रस्तावित किया गया। तब डिबेट्स में और उसके जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो मेन चार्टर है वो ये कहता है कि जब कॉलोनियल रूल हुआ, जब ब्रिटिश का साम्राज्य भारत में हुआ, तब फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था, है ना। तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनके घरों को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। बेसिकली इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आप जैसे वनवासी हैं, आधी रात को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि आज से जिस लैंड पर आप रह रहे हो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, स्टेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्योंकि फॉरेस्ट उनके लिए रेवेन्यू एरिया था ना पूरा, फॉरेस्ट से वो काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे, प्लस वाइल्ड लाइफ का हंटिंग प्रिजर्वेशन भी उनको करना था। ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी, उन्हें जगह जगह प्लांटेशन भी करने थे। तो आजकल आप अगर उत्तराखंड में जाएंगे या कहीं और भी जाएंगे तो बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस हैं, वन ग्राम बोलते हैं इनको, टोंगिया गांव भी बोलते हैं। तो टोंगिया ये कौन थे? जो टोंगिया थे वो तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो वनवासी लोग थे वही थे, जिनको इधर उधर से लाया गया और बोला कि तुम यहाँ पर प्लांटेशन करो। तो इन लोगों ने ही जंगल लगाए। मतलब आप कॉर्बेट के आसपास भी ये जो बफर एरियाज़ हैं या अपने सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास भी कितने सागवान के प्लांटेशन हैं ये सब टोंगिया लोगों ने कराए थे। तो इन्हें टोंगिया गांव बोलते थे, वन ग्राम बोलते थे, ठीक है। तो इनका जॉब ही वो प्लांटेशन करना था और वो वहीं रहते थे। उनकी काफ़ी पीढ़ियाँ वहीं अपना आजीवन जो है वो करते करते रह गए। तो इनके जब इंडिपेंडेंस भी हुआ तो भी इनके नाम पे ये लैंड टाइटल्स नहीं थे, ना लैंड टाइटल्स थे, ना उनके कोई राइट्स थे फॉरेस्ट में। तो 2005-6 में जब दो चीज़ें हुई, देखो ये कोइंसाइड करता है, हमने जब लास्ट वीडियो में बात की थी टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की ना, उसके बारे में बात की थी हमने, जो जॉइनिंग द डॉट्स रिपोर्ट था, टाइगर टास्क फोर्स, जो 2003 के बाद जो सरिस्का में जब वो टाइगर की पोचिंग हो गई थी, तब टाइगर टास्क फोर्स बनी थी। उसके इमीडिएटली बाद उसमें, क्योंकि सुनीता नारायण जैसे लोगों ने डॉक्यूमेंट किया था कि अभी भी ट्राइबल राइट्स और कम्युनिटीज़ और कंजर्वेशन में ना बहुत बड़ा टेंशन है। मतलब इतना आक्रोश है क्योंकि उनको जंगल जाया नहीं दिया करता है, उनके राइट्स माने नहीं जाते हैं। काफ़ी जगहों में से तो उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर कहीं और फेंका हुआ है। तो फॉरेस्ट राइट्स का जब गठन हो रहा था ना, जब ये बिल बन रहा था, तो ये उसी टाइम की बात है, क्योंकि 2005 में ये बिल बना है और 2006 में पास हुआ है। तो वो ये साथ साथ चल रहे थे दोनों चीज़ें। जो टाइगर टास्क फोर्स में बात उठाई गई थी और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो समीकरण है, इसका पूरा इसका जो ड्राफ्ट करने का, ये साथ साथ चल रहा था। तो बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि आपके जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ऐतिहासिक जुल्म जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में
और सिर्फ इसमें शेड्यूल ट्राइब्स की बात नहीं हो रही है, इसमें अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब अगर आपका एसटी स्टेटस ना भी हो लेकिन आपके परदादा दादा आपकी जो हिस्ट्री है वो जंगलों से ही कनेक्टेड है, तो वो आप उसके अंदर आते हैं। यानी उत्तराखंड के, मैं कहूँ कि सामान्य भाषा में कहूँ कि जो सामान्य जाति के लोग हैं जिसे बोलते हैं, वो भी सब इस अधिनियम के अंदर आते हैं, लेकिन उसका एक कैवियट है, उसमें एक कंडीशन है। हाँ। आपको देखिए, एक तो है कि एफआरए के 3 कैटेगरीज हैं। जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर जो कह रहा हूँ 3 क्लेम के कैटेगरीज हैं। एक है इंडिविजुअल राइट्स, मतलब आपका व्यक्तिगत राइट्स, जैसे अभी ये जो जंगल है यहाँ मेरे सालों से मेरा घर है, तो उस घर का जो लैंड टाइटल है वो मेरे नाम पर और मेरे को थोड़ी खेती करने के नाम पर दी जा सकती है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल राइट्स है। दूसरा हो गया कम्युनिटी राइट्स, मतलब गांव है और एज अ कम्युनिटी इस जंगल पे मेरा अधिकार है, तो इस जंगल से मैं तेंदुपत्ता, महुआ, शहद, लकड़ी ये सब ले आके जाने का मेरा राइट होगा। और तीसरा जो सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव है उसे कहते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, मतलब ये जंगल का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ओनरशिप है वो आ जाएगा ग्राम सभा पर, और जो ग्राम सभा है गांव की वो इस जंगल को सस्टेनेबल यूज़ और कंजर्वेशन और उसे मैनेज करेगी। तो ये जो थर्ड जो इसका स्तंभ है, पिलर है एफआरए का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप जैसे कह रहे थे कि जो सामान्य जाति के लोग हैं, जो सवर्ण हैं या अपर कास्ट लोग हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। उसका कंडीशन ये है कि आपको प्रूफ करना है कि 3 जनरेशंस 75 ईयर्स आपने उस गांव में या जंगलों के आसपास से अपना आजीवन किया है। तो ये उसका कंडीशन है। उसका कट ऑफ डेट है दिसंबर 2005। दिसंबर 2005 के पहले आपको 75 इयर्स का आपका जो रिकॉर्ड्स है या ओरल हिस्ट्री है वो दिखाना पड़ेगा कि हम 75 इयर्स से इस जंगलों में हमारा क्लेम है, हम यहाँ पर ग्रेजिंग कर। ऐसा भी नहीं है कि आपको वहीं पे रहना है, अगर आप पहाड़ में भी रह रहे हैं लेकिन आप इस जंगलों में आकर ग्रेजिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो भी आपका क्लेम बनता है। यानी ये हमारे चरागाह थे, हाँ, तब भी हम उसमें क्लेम कर सकते हैं। सीएफआर क्लेम कर सकते हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स क्लेम कर सकते हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ओके। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी आज नॉन रजिस्टर्ड विलेज की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं वनग्राम बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे वनग्राम हैं जो कॉर्बेट पार्क की सीमा के अंदर भी आते हैं या उसके बफर जोन में हैं, या मैं कहूँ कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है उत्तराखंड के उनमें कई जगहों पर, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी ऐसा हुआ है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर भी ऐसा है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे भी ऐसे कच्चे गांव हैं जो आज सेंचुरी के अंदर आ गए। सेंचुरी पहले नहीं थी, सेंचुरी बाद में आई। तो क्या ये सभी लोग, ये सभी ग्राम सभाएं इस अधिकार अधिनियम के अंदर आती हैं? बिल्कुल। इसमें बस एक ही कंडीशन है कि आप इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स जो है वो कोर एरियाज ऑफ द नेशनल पार्क्स में नहीं कर सकते हैं क्लेम। ओके। आप इसे जो है बफर एरियाज या जो भी कोर एरियाज डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है, वहां कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व तो आती नहीं है। नेशनल पार्क का कोर एरिया इसमें से एग्जेम्प्ट है। ओके। और अगर कोर एरिया में आपका गांव है तो आपको सरकार ने वो रिसेटलमेंट का ऑप्शन दिया गया है उसमें। सो अगर माना मैं नेशनल पार्क की बात नहीं करूं, जैसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजीव नेशनल पार्क की बात अगर मैं ना करूं, इनकी सीमाओं से बाहर के जो जंगल हैं उन पर पूर्णतः लागू होता है। बिल्कुल। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर एरियाज में भी लागू होता है। अच्छा। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें कि यदि कोई ग्राम सभा वन अधिकार अधिनियम को अपने ग्राम सभा में लाना चाहती है तो क्या प्रक्रिया है इसकी? वन अधिकार अधिनियम को कैसे हम, आपने बताया ये कानून है और लोगों के लिए है, वनवासियों के लिए है, यहाँ तक तो मैं संतुष्ट हूँ। अब अगर कोई ग्राम सभा चाहती है कि मैं इसको लागू करता हूँ, जैसे मेरी ग्राम सभा ग्राम क्यारी है, हम अगर क्यारी में चाहते हैं इसको लागू करना, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है वो पूरा आप जरा बता पाएंगे हमको? जिसमें गाँव के सभी लोगों को बुलाया जाता है, 70% अटेंडेंस लगता है उसका, और उसमें भी 1/3 महिलाएं होनी ज़रूरी है। और एक रेजोल्यूशन पास करता है कि क्यारी गांव या कोई भी गांव हो वो एक वन अधिकार
की कमिटी, फॉरेस्ट राइट्स की कमिटी बना रही है ग्राम सभा के थ्रू। और इस कमिटी में कौन कौन क्या होगा वो सब ग्राम सभा डिसाइड करती है। कौन सचिव होगा, इसको कौन लीड करेगा, उसमें भी 1/3 महिलाएं होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर ये जब ग्राम सभा एक ये मीटिंग बुलाकर डिक्लेयर करेगी कि क्यारी की ग्राम सभा एक वन अधिकार की कमेटी का इसका एक गठन यहाँ पर हो चुका है, उसके बाद इसका जो साइंड पेपर है वो आप जाकर सब डिविजनल लेवल SDLC जो ऑफिसर होता है उसे देते हैं और उसको ओवरसी करता है एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो वो ये जो पेपर है वहाँ जाता है कि वो एक नोटिफिकेशन है कि ग्राम सभा ने अपने फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बिठा दी है। अभी सेकंड स्टेप ये होता है ग्राम सभा का कि अब आपने इंडिविजुअल राइट्स लेने हैं या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स लेने हैं। इंडिविजुअल राइट्स का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो आप एज अ इंडिविजुअल ही SDLC में जाकर अपना जो भी आपके पास पेपर वर्क है कि दिखा रहा है कि आप 75 ईयर से दिसंबर 2005 के पहले आपका यहाँ पर आजीविका है, आप यहीं पे रहते थे, तो आपको इंडिविजुअल राइट्स मिलेंगे। लेकिन कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का थोड़ा अलग है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के लिए ग्राम सभा को एक बायोडाइवर्सिटी कमिटी गठन कराने की ज़रूरत है। बायोडाइवर्सिटी कमेटी का ये रोल है कि आपका जो CFR जो आप देखते हैं कि ये जो जंगल है ये हमारा जंगल है, तो इस जंगल की जो बाउंड्रीज़ हैं और क्या क्या हम कहाँ कहाँ करते थे, जैसे हम अपने गाय को चराने यहाँ ले जाते थे, या भैंस को चराने यहाँ ले जाते थे, या बकरी को चराने यहाँ ले जाते थे, या यहाँ से हम शहद कलेक्ट करते थे, यहाँ से हम वो वाली घास कलेक्ट करते थे जो थैच के लिए यूज़ होती है। ये जो अलग अलग जगह हैं आपके जंगल में, इसका आपको एक मैपिंग करना पड़ता है बाउंड्रीज से। पहले ये नज़री नक्शा बनता था कि आप हाथ से ही इसे ड्रॉ करते थे, लेकिन आजकल सैटेलाइट इमेजरी की वजह से या ड्रोन्स की वजह से जो काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं भारत में जो इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके सब्सटेंसिव मैपिंग कर रहे हैं। फिर ये मैपिंग का प्रोसेस हो जाने के बाद ये जो क्लेम है आप जाता है वापस उसी विभाग में SDLC और DLC लेवल पे, फिर वो उसकी स्क्रूटिनी करते हैं, मतलब वो उसको क्रॉस चेक करते हैं। और क्रॉस चेक वो कैसे करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूछेंगे कि इनके रिकॉर्ड्स ये हैं कि आपके रिकॉर्ड्स में क्या है, उसका एक स्क्रूटिनी होगा। कभी कभी वो ऑन द ग्राउंड भी होता है कि वो अपने मेंबर्स भेजते हैं। देखिए इस चक्कर में इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें सिर्फ एक बाहर से एक आउटलुक दे सकता है, वो अपने कंसर्न्स रख सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनको नहीं बना रखी है। तो ये इसका प्रोसेस है। ओके, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपने मुझे समझाने की कोशिश करी कि एक तो पंचायत लेवल पे मीटिंग आयोजित की जाती है, हाँ। और मीटिंग में 1/3 महिलाओं का होना नितांत आवश्यक है, हाँ। क्योंकि महिलाएं जंगल से ज़्यादा जुड़ी हुई है, हाँ। और 70% पूरी जो वहाँ पे मतदाता है उनका, हाँ, तब उसको मीटिंग को बहुमत माना जाएगा। बिल्कुल। और अगर जैसे आपका जैसा गांव हो, क्यारी जैसा गांव हो, उसमें कमिटी में 1/3 अगर है, अगर आपके गांव में वनवासी लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो उसमें भी 1/3 कमिटी में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ओके ओके। और आपने जो दूसरा बताया वो आपने बताया ब्लॉक स्तरीय हाँ। समिति, हाँ। यानी एक सरकार गठित करेगी, ब्लॉक स्तर पर एक समिति गठित करेगी। हाँ। उसके बाद आपने बोला DLC, हाँ। यानी जो तीसरी समिति आपने बताया जो देखरेख करने वाली है वो जिला स्तरीय समिति। यानी इन तीन समितियों के माध्यम से एक समिति जो ग्राम स्तर पर बन रही है, जो ग्राम सभा रेजोल्यूशन पास करेगी और उन लोगों को मनोनीत करेगी। हाँ। यानी ये 3 लेयर्स में होना है। बिल्कुल। तो हम ग्रामीणों की जो मुख्य जो रोल है वो ग्रामीण समिति बनाने तक है। बिल्कुल। ओके, और उसके बाद हमने ये समिति बनाने के बाद अपना ये रेजोल्यूशन लेकर हम ब्लॉक स्तर की समिति के पास जाते हैं। हाँ। और उनको ये सूचना देते हैं। तो FRA का मेन ऑब्जेक्टिव ही वो था कि ग्राम सभा डिसाइड करेगी, ग्राम सभा कमेटी नियुक्त करेगी, ग्राम सभा अपने बाउंड्रीज खुद ही डिसाइड करेगी, और ग्राम सभा ही एक गठित बायोडाइवर्सिटी कमेटी बनाएगी जो इन फॉरेस्ट को मैनेज करे, ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, तो यानी एक तरीके से जो बात उठती है कि यानी
ग्राम सभा जो एक संसद का काम करेगी, अपने जंगल को वैज्ञानिक तौर पर मैनेज करने की बात भी करेगी, उसके उपयोग करने की बात भी करेगी। यानी ग्राम सभा के वही लोग, जो प्रबुद्ध लोग ग्राम सभा नियुक्त करेगी, बिल्कुल वही लोग अपने जंगल का प्रबंधन करेंगे, उसका दोहन करेंगे, संतुलित दोहन जैसे भी हो। तो ये इसकी प्रक्रिया है। बिल्कुल, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने मैनेजमेंट प्लान्स में डालना होगा। ओके, जैसे अभी हम बैठे हैं सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व के बाउंड्री पर। तो सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व का जो मैनेजमेंट प्लान है, मुझे तो बनाया है, तो उस मैनेजमेंट प्लान पे के अंदर उन्हें ये भी गठित करना पड़ेगा कि ये वाला जो जंगल है वो ग्राम सभा क्यारी पूरी इसे मैनेज आ जाती है जंगलों को मैनेज करने के लिए। ओके ओके। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उत्तराखंड के स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वन अधिकार अधिनियम को अगर मैं देखना चाहता हूँ तो उत्तराखंड के स्तर पर इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी अभी तक हुई, क्योंकि अभी तक लोगों को पता भी नहीं है। अगर मैं किसी ग्राम सभा में ऐसे ही जाकर के पूछना चालू करूँ तो वो कहेंगे ये क्या है। इनके परिप्रेक्ष्य में या हमारे देश के कोई ऐसे उदाहरण दे दीजिए, अन्य राज्य भी हों चाहे तो आप प्लीज़ थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसकी, वो अभी पूरे भारत में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जो सिविल राइट्स ग्रुप्स हैं, एट्री करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बढ़िया काम करती हैं एफआरए पर। उनका मानना है कि भारत के अभी तक क्लोज टू 40 लाख इंडिविजुअल राइट्स गए हैं। बेसिकली 40 लाख इंडिविजुअल राइट्स का मतलब क्लेम गए हुए हैं। उसका जो सक्सेस रेट है वो 50% है। तो उस 40 लाख में से 20 लाख राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स लोगों को मिले हैं। 20 लाख 2.3 मिलियन, मतलब 23 लाख के आसपास। अब इसमें जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन और भी कम है कंपैरेटिवली। और अभी जो आपने उत्तराखंड की बात की, भारत में 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका ऑलमोस्ट 75% एफआरए का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है ऑलरेडी। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये तीनों एरियाज़ इंडिया के ट्राइबल बेल्ट में आते हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड भी है इसमें, लेकिन मध्य प्रदेश और झारखंड का इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है कंपेयर टू ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यहाँ पर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स लोगों को बहुत मिले हैं। अभी गढ़चिरौली करके एक एरिया है, वहाँ पर तो 90% जो फॉरेस्ट है वो सीएफआर के अंदर आता है। ये पूरा मूवमेंट ही चालू हुआ था एक गांव से, मेंडलेखा करके गांव है गढ़चिरौली में। वहाँ के सोशल राइट्स ग्रुप्स ने एफआरए के लिए बहुत डिमांड किया था। तो महाराष्ट्र ने बहुत इसमें आगे कदम बढ़ाए हैं। सीएफआर मतलब पूरे जंगल के जंगल वहाँ पर ग्राम सभाओं के जंगल है। छत्तीसगढ़ में भी जंगलों के जंगल ग्राम सभाओं के जंगल है। अब इसमें बिगेस्ट उत्तराखंड में क्या प्रॉब्लम आ जा रहा है, आपने उत्तराखंड का मेंशन किया। उत्तराखंड में वन अधिकार अधिनियम, आपने जैसे कहा, लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। अब इसमें सरकार का काम है लोगों को कि इस बारे में बताना। सरकार का काम है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन तो ग्राम सभा का काम है, लेकिन सरकार का काम है कि लोगों को बताइए और अवेयरनेस और ऑब्स्टिकल्स ना क्रिएट करें। उत्तराखंड में क्यों ये होता है? क्योंकि हिस्टोरिकली उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का मेन 2 चीज़ें हैं जो इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करता है यहाँ पर। एक तो है उनका लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, डैम्स। अच्छा, ये एफआरए का बहुत बड़ा इशू हो गया था। पंचेश्वर डैम जब बनने वाला था उत्तराखंड में, तो वो डैम की पूरी प्रक्रिया ही बिना एफआरए के क्लेम सेटल किए हुई। अच्छा। तो उसमें लोग कोर्ट वोट भी चले गए। तो उस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, और प्लस टूरिज्म कैसे? वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, कॉर्बेट, राजा जी, ठीक है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को, और ऐसे सिर्फ उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट्स को ऐसे लगता है, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ पर ट्राइबल आइडेंटिटी और आइडेंटिटी मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने वो पूरी प्रक्रिया की एनजीओज़ की हेल्प ली और वो पूरी हो गई। यहाँ पर छोटे छोटे इश्यूज़ में भी लोग बटे हुए हैं, इसीलिए वन अधिकार अधिनियम का उस लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं होता है जितना होना चाहिए। अगर कॉर्बेट के आसपास वन अधिकार के क्लेम्स हैं करे जाए, तो आप इमेजिन कीजिए इतने सारे जगह, जैसे पूरा सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व है पूरा, ये पूरा ही मल्टीपल ग्राम सभाओं के अंदर आ सकता है।
क्योंकि ये तो टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन है पूरा, है ना। तो उसमें टाइगर हो, हाथी हो, कुछ भी हो, वो ग्राम सभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको मैनेज करने की, ठीक है। तो ये है कि उत्तराखंड में इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना कम, मेनली एक तो सरकार पॉलिटिकल विल नहीं है, ठीक है। तो इस लेवल का मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये बहुत ही जस्टिस ओरिएंटेड लॉ है, एक बहुत ही एम्पावरिंग लॉ है ना। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पावर सरकार से उठाकर लोगों में देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि पावर को वन विभाग से लेकर के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, मान लीजिए कि जब तक आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, लेकिन ये लॉ एग्जिस्ट करता है, भारत की संसद ने इसको पारित किया है और ये आज अधिनियम के तौर पर रखा हुआ है, लॉ है ये, लॉ है ये। तो क्या जब कोई भी वन विभाग कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य योजना बनाता है हमारे आसपास के जंगलों से संबद्ध, चूँकि ये कानून है, यही कानून हमें इजाज़त देता है कि आपका गांव आपका जंगल, तो क्या तब वन विभाग को ये अगर मान लीजिए FRA कमेटी है भी और नहीं है मान लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में नहीं ज़्यादा है, अगर नहीं है FRA कमेटी, तो तब भी क्या वन विभाग को कोई भी योजना बनाते समय जो भी इनके माइक्रो प्लान्स बनते हैं, फ्यूचर की योजनाएं बनते हैं, तब क्या इनको, क्योंकि ये कानून है, तो क्या इनको वहाँ पर इसको मेंशन नहीं रखना चाहिए? FRA के राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर आपके अगर जब तक राइट सेटल नहीं हो जाते कि मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की गठन हुई, कमेटी की गठन हुई, या तो वो पास हुई या रिजेक्ट हुई, जब तक ये प्रोसेस हो नहीं जाता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको जंगल जाने से नहीं रोक सकता है। ये लॉ है, ये लॉ है ना। आपको मेन मतलब इसका जो उच्चारण है ये इस लेवल पे आता है जब गांव हटाने की बात होती है। गांव हटा तो वो सकते ही नहीं है जब तक FRA के क्लेम्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना हो। तो बहुत लेवल्स पे यहाँ पर गवर्नमेंट ने इश्यूज क्रिएट किए हैं, मतलब कि बिना ये प्रोसेस, ये प्रोटोकॉल फॉलो करे लोगों को बाहर निकाला हुआ है वॉलंटरी रिसेटलमेंट के नाम पर, कि लोगों के दस्तखत लेके उनको पैसा देके वो जो लॉ का ये है वो बाईपास कर रखा है। नहीं तो विदाउट राइट सेटल किए आप किसी को निकाल नहीं सकते कहीं से भी। ओके, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिल्कुल कानून है, बिल्कुल। और इसका जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर जानकारी होनी चाहिए, इसके उलट इसकी जानकारी का ऐसा अभाव है कि दूर दूर तक लोगों को वन अधिकार, देखिए ना कि जब ये पार्लियामेंट में कैसे आया, लोकसभा में कैसे आया, लोगों ने डिमांड की ना, आदिवासी लोगों ने, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने, सेंट्रल इंडिया के शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने और फार्मर्स एसोसिएशंस ने, ट्राइबल्स एसोसिएशंस ने, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो ग्रुप्स होते हैं, फॉरेस्ट वर्कर्स वर्किंग राइट्स कमेटी, ये पार्टियों ने मिलकर आदिवासी वॉइस को स्ट्रांग रखा और इसे एक इलेक्टोरल इशू बना दिया, है ना, चुनाव का इशू बना दिया इसे। इसीलिए तो यूपीए गवर्नमेंट ने इसे टेबल किया। जब तक ये एक चुनाव का इशू नहीं बन जाता, ये तब तक ऐसे ही होगा। मैं भी आगामी मैं उत्तराखंड के और अपने दर्शकों को कहूँगा कि हमें भी आगामी चुनावों में अब वन अधिकार अधिनियम को चुनावी मुद्दा नहीं बना देना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? आप कमेंट भी करिए, क्योंकि ये जानकारी मेरे लिए भी नहीं है और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए भी नहीं होगी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखिए, इसमें मैं एक और कैवेट ऐड कर देता हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब लोग वीडियो देख रहे हैं, बोलेंगे हाँ सरकार को करना चाहिए। अरे सरकार को नहीं कुछ करना है, आपको करना है। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो प्रोसेस है उसे वो इजी करा दे, इसमें हर्डल्स ना क्रिएट करे, और वो जो प्रोसेस का अवेयरनेस, मतलब गांव-गांव जाकर लोगों को बताए। समाज कल्याण विभाग इनका होता है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इनको अवेयरनेस करना चाहिए जाकर। हाँ, जब अल्पसंख्यक मंत्रालय है तो उनका तो मुख्य काम ही यही है, अवेयरनेस करना। बिल्कुल। और ना अगर इनसे ना हो पा रहा है तो एनजीओ बहुत सारे ग्रुप्स है, उनको एम्पावर करे कि जाओ पहाड़ में जाओ, हमारे जंगलों के आसपास जाओ और लोगों को बताओ कि इनके पास ये एक कानून है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये आ रहा है कि हमारा बड़ा समृद्ध है प्रकृति, हमारे आसपास भरी पूरी है। अगर इस तरीके का कोई अधिकार अधिनियम में अभी मैं दूसरे तरीके से सोचने लग जाता हूँ एज ए कॉन्जर्वेटर। मान लीजिए मैं जंगलात का आदमी हूँ। बिल्कुल। अब तो यदि
मैं एक कंजर्वेटर हूँ और जंगलों के संरक्षण के प्रति मैं काफ़ी सोचता हूँ, तो ये अधिनियम क्या संरक्षण को भी बल देता है? बिल्कुल। देखिए इसमें अभी इसमें एक डिबेट है, ठीक है। एक डिबेट तो ऐसा है, देखिए इसमें मुख्य एक लोगों को बता रखा है कि ऐसा अगर हुआ तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे। देखिए FRA के अंदर जो लॉ है वो बहुत ही साफ तरीके से ये कहता है कि जो आपको लैंड दिया जाएगा उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको ग्राम सभा को ये लैंड मिल गया है तो आप जंगल काट के कल उसमें खेती नहीं करने लग जाएंगे, वो अलाउड ही नहीं है उसमें। अच्छा, तो यानी उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है, बिल्कुल हर चीज को क्लियर करा गया है, बिल्कुल, ताकि जंगल जंगल रहे, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जंगल से जो चीजें हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी भी करता है, सागवान काट कर बेच तो रहा है ना, बेच रहा है, टेक्निकली बेच रहा है। तेंदू काट कर तेंदू निकाल कर बेच रहा है, महुआ निकाल कर भी बेच रहा है ना। तो वो सब चीजें अभी ग्राम सभा में आने लग जाएंगी। ग्राम सभा का एंटाइटलमेंट होगा कि फॉरेस्ट को हम सस्टेनेबली कैसे यूज करें। तो आज जो वन विभाग की एक सब ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं वन विकास, सोशल फॉरेस्ट्री जो करती है वन निगम, हाँ, तो क्या जो वन निगम जो ये हार्वेस्टिंग करती है, क्योंकि ये तो बिजनेस करती है, सब खत्म, सब आपके पास आ जाएगा, ये सब ग्राम सभा को अधिकार मिल ग्राम सभा को अधिकार यानी मेरे जंगल में, अगर इस जंगल में ये मिक्स जंगल है और हमने 10 साल की इसकी कार्य योजना बनाई, 10 साल की कार्य योजना में ये रहा कि यहाँ पे ये वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जैसे जड़ी बूटी है, बिल्कुल लकड़ी है, अगर माना ये इस तरीके की लकड़ियाँ भी, यानी फर्नीचर वाली लकड़ी भी, क्या ग्राम सभा इसको नीलाम करेगी? ग्राम सभा करेगी, और इसका पैसा ग्राम सभाओं पे जाएगा, ग्राम सभा पे जाएगा, और ग्राम सभा अपने विकास के लिए इसको खर्च कर सकती है। एग्जैक्टली। ओहो, इसीलिए तो फिर ग्राम सभाएं काफी फायदा कर सकती हैं। बिल्कुल, यानी ग्राम सभा ही जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई जड़ी बूटी है तो ग्राम सभा ही ये डिसाइड करेगी कि किसको बेचना है। बिल्कुल, पूरा एम्पावरमेंट जो है, पूरा पावर ग्राम सभा को दे रखा है ना। इसीलिए तो FRA इतना ब्यूटीफुल लॉ है, इसीलिए इतना सुंदर कानून है और बहुत ही टेक्निकल तरीके से बनाया हुआ है। अभी लोगों को लगता है कि जंगल खत्म हो जाएंगे, जंगल, देखिए उसमें ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। उसमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसमें जो लोगों का कंजर्वेशनिस्ट का डर है वो बिल्कुल ही ऐसा नाजायज डर है। लोग अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए ग्राम सभा में भी इसीलिए तो FRA का जब गठन हुआ उसमें लिखा गया कि 1/3 महिलाएं होंगी, 1/3 अलग अलग आइडेंटिटी के ग्रुप्स के लोग होंगे, तो उसमें भी डाइवर्स रखा गया, क्योंकि हमें तो पता है कि यहाँ पे पंचायत में क्या, भारत में पंचायत में भी क्या क्या हो जाता है ना। महिला का भी अगर पोस्टिंग होगा तो महिला तो रहती है सरपंच, लेकिन उनका पति सब संभालता है ना। तो उसको करप्शन चेक करने के लिए भी FRA में प्रोविजंस हैं कि वैसा कोई सिस्टम अलाउड नहीं होगा, महिलाएं होंगी उसमें। और प्लस ऑलवेज जो ग्राम सभा है, मतलब मेन बात तो ये है कि ग्राम सभा को जंगल को मैनेज करना है, और जंगल जब ग्राम सभा रेवेन्यू जंगल से लेगी तो उसके वो तो अपना लॉन्ग टर्म ही सोचेगी ना। लॉन्ग टर्म में उसके फायदे का नहीं है कि जंगल कट जाए या जंगल से हम ज़्यादा कुछ ले लें। तो ये ग्राम सभा के लिए एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात है कि फॉरेस्ट को मैनेज किया जा रहा है। टूरिज्म भी ग्राम सभा मैनेज कर सकती है, ये तो हमने बात की नहीं इस बारे में। जैसे आज पवलगढ़ गेट से जो सफारीज जा रही हैं, है ना, वो ग्राम सभा मैनेज करने लगेगी, ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यानी इसका जो भी रेवेन्यू है सब ग्राम सभा को जाएगा। तो ये है सिस्टम। अब तो ये उत्तराखंड में मैंने सुना है वन पंचायत एक शब्द है, और पहले से ये कहते थे कि बिफोर आई थिंक ये कॉलोनियल जो भी रहा है, इससे पहले उत्तराखंड में सारे जंगल जो थे पंचायतें मैनेज करती थी। वन पंचायतें आज भी कहीं ना कहीं ऊपर पहाड़ों में आज भी वन पंचायतें एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे भी पहले हुआ करती थी, अब वो हट गई जब से नेशनल पार्क और ये सब चीज़ें आई होंगी, तब से शायद हटा दी होंगी वो। तो ये जो वन पंचायतें हैं, क्या ये उसी का एक बड़ा रूप है? वन पंचायत, हाँ, वन अधिकार अधिनियम उसी का बड़ा रूप है, लेकिन उसमें अलग अलग, उसमें बहुत डिटेल्ड रूप है उसका। तो वन पंचायत के अंदर जैसे 3 टाइप्स के क्लेम्स नहीं है, इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, CFR नहीं है। वो बेसिकली पंचायत की सिस्टम है, और पंचायत की उसमें कोई गठित कमेटी नहीं है कि हम फॉरेस्ट को कैसे, मतलब एक उसमें स्ट्रक्चर नहीं है। वो बेसिकली पंचायत का लैंड है, उसमें लोगों के राइट्स हैं, लेकिन ओनरशिप अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। सर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत बार आ रहा है इस पूरे हमारे कॉन्वर्सेशन में
मैंने सुना कि बीच में कुछ तो भी ऐसा हुआ है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 इसको हटा देना चाहिए, यानी ये खराब है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कौन लोग थे, वो क्या, उनकी क्या मान्यताएं हैं जो कह रहे हैं कि वन अधिकार अधिनियम जो है वो गलत है? उसके बारे में आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये बेसिकली 2009 की बात है, जब बहुत सारे कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं और रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, इनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं लोगों के, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओहो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स वायलेट करता है। और उनका ये है कि बेसिकली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अगर पास होता है तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अतिक्रमण को वैलिड करता है। मतलब वो देखिए उनका देखने का नज़रिया ही कैसा है कि वो जो जंगलों में सालों से बसे गांव हैं उनको इंक्रोचमेंट बोल रहे हैं। अभी भी यही कहते हैं। हाँ, अभी भी यही कहते हैं, अतिक्रमण कहते हैं। हाँ। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, PIL दायर की, इनफैक्ट एक रिट पिटिशन दाखिल की। इसमें कौन कौन थे? इसमें कॉन्जर्वेशन, कर्नाटका के कॉन्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ फर्स्ट, जो जीवी गिरीश नाम के एक पुराने कॉन्जर्वेशनिस्ट थे, वो पिटिशन वाइल्ड लाइफ फर्स्ट लीड पिटिशनर है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैक्ट, टाइगर रिसर्च कोई ऐसा ही ट्रस्ट है, एंड कॉन्जर्वेशन ट्रस्ट। ये ताडोबा महाराष्ट्र में बेस्ड एक बड़ा रिसोर्ट चलाने वाले एक कपल है, पूनम धनवटे, हर्षवर्धन धनवटे। इन्होंने वो PIL में उन मेंबर्स हैं। इसमें और अलग अलग लोग भी थे। पहले वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी इसमें पार्टी थी, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी इसमें पार्टी थी। ओहो, अच्छा, इतने बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 2019 में इन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया। अच्छा, तो अभी मैं कहूँ कि BNHS नहीं है इसमें? BNHS अभी नहीं है, और WTI भी नहीं है इसमें। अच्छा। अभी क्या हुआ ना, इसमें बहुत सारे कॉन्जर्वेशन का जो कम्युनिटी है उसी को डिवाइड कर दिया था FRA ने। कॉन्जर्वेशन जैसे मेरे जैसे कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में इसका समर्थन किया FRA का, कि FRA को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट प्लान्स में लाना चाहिए, और जो ट्राइबल राइट्स हैं, एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, जो जुल्म हुआ है, वो रिपेयर हो जाएगा। और कम्युनिटीज़ रिसर्च, कोई जगहों से रिसर्च ने ऐसा दिखाया है, और ये बाकायदा रिसर्च है, सैटेलाइट इमेजरी, फॉरेस्ट कवर, बायोमास का एनालिसिस कर लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जो जंगल कम्युनिटीज़ मैनेज करते हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बेहतर मैनेज होता है। तो ये तो बहुत सारे कॉन्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने, एट्री, NCF नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, इन्होंने बहुत समर्थन किया FRA का। तो अब क्या हुआ, अभी दो दिन पहले अप्रैल 2 को एक हियरिंग होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी लोगों के क्लेम्स, जैसे वनवासी जो लोग हैं, उनके जो क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं, वो अभी भी वहाँ जो बैठे हुए हैं उनको इमीडिएटली बाहर निकाला जाए फॉरेस्ट लैंड से। तो मतलब 20 लाख ट्राइबल लोग रातों रात इविक्शन होने वाला था उनका। लेकिन बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने वहाँ पर कोर्ट को याचिका लगाकर उस ऑर्डर पर स्टे कराया, और ये कहा कि जो क्लेम मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ना। जैसे आप तो बिल्कुल, मतलब हमने क्यारी में देखा कि यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के लिए भी कितना डिफ़िकल्ट है कि 70 साल 75 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स को ले आना कहीं से, गज़ेट इन्फॉर्मेशन ले आना, फिर उसमें मैप्स, बाउंड्री मैप्स ड्रॉ करना। ये एक मतलब एक कैपेसिटी आदिवासी कम्युनिटीज़ में, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जहाँ पर लोगों के पास टाइम ही नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए, उसमें क्लेम्स आड़े तिड़े हो सकते हैं और फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं वो क्लेम्स। तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने ये कहा कि ये जो क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं उसका जो क्लेम मेकिंग का प्रोसेस है वो अच्छे से फॉलो नहीं हुआ है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और ये जो समाज कल्याण विभाग है, इन्होंने ये जो ऑब्स्टिकल्स है इनको मद्देनज़र ना देखते हुए ये रिजेक्ट किए हुए हैं। तो कोर्ट ने फिर स्टे कर दिया है उस चीज़ को। तो कल परसों उसकी हियरिंग का वो जजमेंट आने वाला था कि क्या होगा। तो अभी बहुत सारे लोग मतलब सांस रोक कर बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी, कि जो रिजेक्टेड क्लेम्स हैं
उनको निकाला जाए जंगलों से, या फिर एक रिव्यू कमेटी बिठाई जाए जिससे जो क्लेम मेकिंग प्रोसेस है वो बेहतर हो सके। और इतने ही टाइम में, मतलब 2019 से 2025 तक, ये 6 सालों में एट्री जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में FRA को पोस्ट सपोर्ट देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसमें जो NGO ग्रुप्स हैं ना, जो साइंटिस्ट हैं, जो कॉन्जर्वेशनिस्ट भी हैं, जो मतलब एक कम्युनिटी और फॉरेस्ट में बैलेंस देखना चाहती है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करें अपने क्लेम मेकिंग प्रोसेस में। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ एक ऐसा भी कानून है जो गाँव की बात करता है, गाँव में रहने वाले लोगों की बात करता है। तो आप को मुझे लगता है कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप भी अपने आसपास, क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, क्योंकि हम उत्तराखंड से ही हैं, तो 70% अगर हम वन क्षेत्र मानते हैं तो हम कहीं ना कहीं वन और या वनों के बीच में रहते हैं। तो आप लोग भी अपने ग्राम सभाओं में इस बात को रखिए, अपने जो भी आपके प्रधान हैं या आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको बताएं कि आने वाले जो पंचायती चुनाव हों या हमारे आगे चल के जो भी चुनाव हों, तो उनमें हम अपने वन अधिकारों के ऊपर ज़रूर डिस्कस करें लोगों से। क्योंकि अब हमारी त्रिस्तरीय जो चुनाव प्रक्रिया है, अभी हम लोग अब अपने नए प्रधान चुनने वाले हैं, तो ज़रूर इस पे हमें मंथन करना चाहिए और बात भी करनी चाहिए। मैं आप सबका ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूँगा कि आप बार बार हमें जागरूक कर रहे हैं, चीज़ों को ला रहे हैं हमारे तक, हमें बता रहे हैं कि ये सब व्यवस्थाएं हमारे लिए हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर इसको देखिए और लोगों तक पहुंचाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर हमारे साथ संवाद करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि और इसमें क्या किया जा सकता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लोगों के नंबर भी दे दूँगा, जो कुछ स्वयंसेवी लोग उत्तराखंड से ही हैं और वन अधिकार के लिए बहुत लंबे समय से यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं उनके नंबर भी डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल में डालूँगा, और आप भी गूगल करिए, क्योंकि गूगल में आजकल हिंदी में भी इंफॉर्मेशन है वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इसमें ऑलरेडी करके रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और आपको कैसा लग रहा है ये सारी बातें? क्या आपसे ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं? अगर कनेक्ट करती हैं तो ज़रूर हमारे साथ संवाद बनाइए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।